नमस्कार दोस्तों, मैं रीचा जैन आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी विद रीचा में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर कीजिए। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक। उसमें हमारा भक्तिकाल प्रकरण 3 चल रहा है। कल मैंने आपको प्रकरण 3 में कुतुबन और मंजन पढ़ाए थे। आज हम पढ़ना अपना शुरू करेंगे जायसी। मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ, कल हमने 2 कुतुबन और मंजन को पढ़ लिया था। आज हम मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ेंगे और फिर कल की क्लास में हम ये बाकी बचे अपने चारों राइटर करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं पढ़ना मलिक मोहम्मद जायसी। जिन स्टूडेंट के पास बुक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, वे बुक खोलकर जब पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। और एक बार आपने जैसे ये वीडियो देख ली तो उसके बाद एक बार खुद से भी ज़रूर पढ़ना। अब हम शुरू करते हैं। देखेंगे, ये प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मुईउद्दीन के शिष्य थे। यानी जो मलिक मोहम्मद जायसी है वे किन के शिष्य थे, हमको याद रखना होगा। सूफी फ़कीर शेख मुईउद्दीन के, और जायस में रहते थे। इनकी एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिलती है। इनकी एक रचना है जायसी की आखिरी कलाम, जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। ये कौन से, ये फारसी अक्षरों में छपी मिलती है। यह सन 1936 हिजरी में सन 1528 ईस्वी के लगभग बाबर के समय में लिखी गई थी। पूछा जाता है आखिरी कलाम जो जायसी की पुस्तक है वो किसके समय में लिखी गई थी, तो याद रखेगा बाबर के समय में लिखी गई थी। इसमें इन्होंने बाबर बादशाह की प्रशंसा है, यानी इस बुक में बाबर बादशाह की प्रशंसा है और बाबर के समय में ही आखिरी कलाम लिखी थी। इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा है। कौन सी पुस्तक में? आखिरी कलाम में। भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कविवती। इन पंक्तियों का ठीक तात्पर्य नहीं खुलता। जन्मकाल 900 हिजरी माने तो दूसरी पंक्ति का ये अर्थ निकलेगा कि जन्म से 30 वर्ष पहले जायसी कविता करने लगे और इस पुस्तक के कुछ पद्य उन्होंने बनाए। यानी हमको इस स्लाइड में याद रखना है, उनकी रचना है आखिरी कलाम, वो फारसी अक्षरों में लिखी गई थी और उसका समय था 1528 ईस्वी और बाबर बादशाह के समय में लिखी गई थी। ये 4-5 पॉइंट है जो हमको लिखने हैं। जब आप नोट्स बनाओगे ना तो ऐसे ही लिखते हुए चलना। आप आगे बढ़ते, आगे देखेंगे हम। आगे देखते हैं, जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार दिया है। यानी अब पद्मावत की बात करते हैं। उसमें उसके निर्माण काल के बारे में कवि ने कहा है सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। यह पंक्ति पूछी भी जाती है कि किस रचना के निर्माण काल के विषय में ये पंक्ति कही गई है, तो याद रखिएगा पद्मावत के विषय में। इसका अर्थ होता है कि पद्मावत की कथा प्रारंभिक वचन आरंभ बैन कवि ने 927 हिजरी सन 1520 ईस्वी के लगभग में कहे थे, पर ग्रंथ आरंभ में कवि ने मसनवी की रूढ़ी के अनुसार साहेवक शेरशाह की प्रशंसा की है। यानी जब ग्रंथ के आरंभ में पद्मावत में किसकी प्रशंसा की गई है? शेरशाह की। और आखिरी कलाम में पीछे हमने देखा था आखिरी कलाम में बाबर की। तो आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रशंसा किया उसी के बारे में ये दोहा है, शेरशाह दिल्ली सुल्तानु चारु खंड तपेजस भानु। शेरशाह के शासन का आरंभ 947 हिजरी अर्थात सन 1540 ईस्वी से हुआ था। इस दशा में यदि संभव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद तो सन 1520 ईस्वी में ही बनाए थे, पर ग्रंथ को 19 या 20 वर्ष पीछे शेरशाह के समय में पूरा किया गया। पद्मावत का एक बंगला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1660 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि से कराया था। उसमें भी 9 से 27 ही पार्ट माना गया है। ये इम्पोर्टेंट है। अभी यूपीटीजीटी का पेपर हुआ था तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था और किसके कहने पर किया था, तो याद रखेगा अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि से कराया था। कराया किसने था? आलो उजाला नामक एक कवि से उन्होंने कराया था, वजीर मगन ठाकुर ने। कंफ्यूज मत होना, याद रखेगा और इम्पोर्टेंट है। जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैंने पहले ही हाईलाइट किया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम।
अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी अक्षरों में मिली है, जिसमें 27 और 47 प्रायः एक ही तरह लिखे जाएंगे। इसमें कुछ लोगों का यह भी अनुमान है कि 47 को लोगों ने भूल से 27 पढ़ लिया है। यह आपको याद रखना है, जो पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां वे कहाँ पर मिली, कैसे अक्षरों में मिली, तो फारसी अक्षरों में मिली। आगे बढ़ते हैं। जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे, इम्पोर्टेंट है। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे, वहीं इनकी मृत्यु हुई। काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी ने, जिन्हें अवध के नवाब शुजा उद्दौला से सनद मिली थी, अपनी याददाश्त में जायसी का मृत्युकाल 4 रजब 959 हिजरी लिखा है। यह काल कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता। ये एक तो उनके समय के बारे में बात हो रही है, जो उनका मृत्युकाल का समय है। आगे बढ़ते हैं। ये खाने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं कि शेरशाह इनके रूप को देखकर हंसा था, पर इस पर यह बोले, मोइका हंसेसी की को रही। इनके समय में ही इनके शिष्य फकीर इनके बनाए भापुन दोए चौपाइयाँ गाते फिरते थे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन शेरशाह जब इनके रूप को देखकर हंसे थे, इस पर ये बोले थे मोइका हंसेसी की को रही। याद रखेगा, यह कौन, यानी जायसी बोले थे। इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। आगे बढ़ते आगे देखिए। यहाँ पर इनकी 3 रचनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा परिचय दिया हुआ है। देखते हैं। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी, एक तो प्रसिद्ध पद्मावत, दूसरी अखरावट, तीसरी आखिरी कलाम। सबसे पहले अखरावट के बारे में है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई है। तो याद रखिएगा अखरावट में। एक बार हम पढ़ लेते हैं। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई है। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। अब बात करते हैं आखिरी कलाम की। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। अब हमने थोड़ा सा आखिरी कलाम के विषय में शुरू में देखा था, और एक पॉइंट हमको यहाँ पर मिल रहा है कि आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कयामत का वर्णन किस रचना में है, तो याद रखिएगा आखिरी कलाम में। अब बात करते हैं पद्मावत की। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीड़ से भरा हुआ था। क्या लोक पस में, क्या अध्यात्म पस में, दोनों ओर उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। ये यहाँ पर पद्मावत के विषय में कही गई है। इम्पोर्टेंट है, 3 रचनाएं हैं इनकी, एक बार फिर देख लेते हैं। पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट, ये 3 हमारी रचनाएं जो इम्पोर्टेंट है जायसी की। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया, वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है, वह उसके द्वारा व्यक्त न हुआ। अपने नित्य के जीवन में जिस हृदयाभास का अनुभव मनुष्य कभी कभी करता है, उसकी व्यंजना उससे न हुई। कुतुबन जायसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा, जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्हीं का मतलब कि इनका, जायसी का। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं की बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्मस्पर्शिनी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है किसके विषय में कही गई है, तो याद रखिएगा जायसी के विषय में। कवि ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोसत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। यह भी इम्पोर्टेंट कोटेशन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे
पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इम्पोर्टेंट है, कोटेशन आती है, किसने पद्मावती के विषय में ये बोला है, तो रामचंद्र शुक्ल की ये कोटेशन है। इसकी कहानियों में भी विशेषता है, इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी या पद्मावती का इतिहास हिंदू हृदय के मर्म को स्पर्श करने वाला है। जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका ली है, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। याद रखिएगा, जो पद्मावत रचना है उस कहानी का जो पूर्वार्ध है वो तो बिल्कुल कल्पित है यानी कल्पनाशील है, और जो उत्तरार्ध यानी बाद का हिस्सा है वो ऐतिहासिक आधार पर है। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, याद रखेगा, पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पद्मावती कथा संक्षेप में इस प्रकार है। अब हम जो पद्मावती रचना है उसकी कथा पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। सिन्नर द्वीप के राजा गंधर्वसेन की कन्या पद्मावती रूप और गुण में जगत में अद्वितीय थी। उसकी योग्य वर कहीं न मिलता था। उसके पास हीरामन नाम का एक सुआ था जिसका वर्ण सोने के समान था, जो पूरा वाचाल और पंडित था। एक दिन वह पद्मावती से उसके वर न मिलने के विषय में कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया और बहुत कोप हुआ। सुआ राजा के डर से एक दिन उड़ गया। पद्मावती ने सुनकर बहुत विलाप किया। सुआ वन में उड़ता एक बहेलिया के हाथ में पड़ गया, जिसने बाजार में लाकर उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। उस ब्राह्मण को 1 लाख देकर चित्तौड़ के राजा रतनसेन ने उसे ले लिया। धीरे धीरे रतनसेन उसे बहुत चाहने लगा। एक दिन जब राजा शिकार को गया तब उसकी रानी नागमती ने, जिसे अपने रूप का बहुत गर्व था, आकर सुए से पूछा कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी कई है। इस पर सुआ हंसा और उसने सिंघल की पद्मिनी का वर्णन करके कहा कि उसमें और तुम में दिन और अंधेरी रात का अंतर है। रानी के ने इस बहस से कि कहीं यह सुआ राजा से भी न पद्मिनी के रूप की प्रशंसा करे, उसे मारने की आज्ञा दे दी। पर चेरी ने उसे राजा के भय से मारा नहीं, अपने घर छिपा रखा। लौटने पर जब सुए के बिना राजा रतनसेन बहुत व्याकुल और क्रुद्ध हुआ, तब सुआ लाया गया और उसने सारी व्यवस्था कह सुनाई। पद्मिनी के रूप का वर्णन सुनकर राजा मूर्छित हो गए। राजा यानी राजा रतनसेन जो है, जब सुआ ने पद्मिनी के रूप का वर्णन किया तो वे मूर्छित हो गए और अंत में वियोग से व्याकुल होकर उसकी खोज में घर से जोगी होकर निकल पड़ा। आप देखोगे जब आप सूफी ग्रंथ पढ़ोगे तो सबके में यही ऐसी ही कहानी होती है, मूर्छित होते हैं, फिर उसकी तलाश में वे जोगी होकर निकल जाते हैं। ज़्यादातर आपको ऐसी ही कहानियाँ मिलेगी सूफी ग्रंथ में। आगे बढ़ते हैं। उसके आगे आगे राह दिखाने वाला वही हीरामन सुआ था और साथ में 16,000 कुंवर जोगियों के वेश में थे। कलिंग से जोगियों का यह दल बहुत से जहाजों में सवार होकर सिंघल की ओर चला और अनेक कष्ट झेलने के उपरांत सिंघल पहुंचा। वहां पहुंचने पर राजा तो शिव के एक मंदिर में जोगियों के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान और जप करने लगे और हीरामन सुए ने जाकर पद्मावती से यह सब हाल कहा। राजा के प्रेम की सत्यता के प्रभाव से पद्मावती प्रेम में विकल हुई। श्री पंचमी के दिन पद्मावती शिव पूजन के लिए उस मंदिर में गई, पर राजा उसके रूप को देखते ही मूर्छित हो गया और उसका दर्शन अच्छी तरह न कर सका। यानी जब पद्मावत वहां पर मंदिर में गई तो राजा ने जब उसके रूप को देखा तो वो मूर्छित हो गया और अच्छी तरह उसके दर्शन नहीं कर सका, यानी पद्मावती के। आगे बढ़ते हैं। जागने पर राजा बहुत अधीर हुआ। इस पर पद्मावती ने कहला भेजा कि समय पर तो तुम चूक गए, अब तो इस दुर्गम सिंघलगढ़ पर चढ़ सको तभी देख सकते हो। शिव से सिद्धि प्राप्त कर राजा रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा, पर सवेरा हो गया और पकड़ा गया। राजा गंधर्वसेन की आज्ञा से रतनसेन को सूली देने ले जा रहे थे कि इतने में 16,000 जोगियों ने गढ़ को घेर लिया। महादेव, हनुमान आदि सारे देवता जोगियों की सहायता के लिए आ गए। गंधर्वसेन की सारी सेना हार गई। अंत में जोगियों के बीच शिव को पहचान कर गंधर्वसेन उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला कि पद्मावती आपकी है, जिसको चाहे दीजिए।
इस प्रकार रतनसेन के साथ पद्मावती का विवाह हो गया और दोनों चित्तौड़गढ़ आ गए। यानी अब जो है राजा रतनसेन और पद्मावती का विवाह हो गया और दोनों चित्तौड़गढ़ आ गए। आगे बढ़ते हैं। रतनसेन की सभा में राघव चेतन नामक एक पंडित था जिसे यक्षिणी सिद्ध थी और पंडितों के नीचा दिखाने के लिए उसने एक प्रतिपदा को द्वितीयता कहकर यक्षिणी के बल से चंद्रमा दिखा दिया। जब राजा को यह कार्रवाई मालूम हुई तब उसने राघव चेतन को देश से निकाल दिया। राघव राजा से बदला लेने और भारी पुरस्कार की आशा से दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के दरबार में पहुंचा और उसने दान में पाए हुए पद्मावती के कंगन को दिखाकर उसके रूप को संसार के ऊपर बताया। अलाउद्दीन ने पद्मिनी को भेज देने के लिए राजा रतनसेन को पत्र भेजा, जिसे पढ़कर राजा अत्यंत क्रुद्ध हुआ और लड़ाई की तैयारी करने लगा। कई वर्ष तक अलाउद्दीन चित्तौड़ घेरे रहा, उसे तोड़ न सका। अंत में उसने छलपूर्वक संधि का प्रस्ताव भेजा। राजा ने उसे स्वीकार करके बादशाह की दावत की। राजा के साथ शतरंज खेलते समय अलाउद्दीन ने पद्मिनी के रूप की एक झलक सामने रखे हुए एक दर्पण में देख पाई, जिसे देखते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह को भारी फाटक तक पहुंचाने गया तब अलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और दिल्ली पहुंचाया गया। यहाँ आगे बढ़ते आगे देखेंगे हम। पद्मिनी को यह समाचार मिला तब वह बहुत व्याकुल हुई, पर तुरंत एक वीर छतरानी के समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी। गोरा बादल नामक दो वीर क्षत्रिय सरदार 700 पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली पहुंचे और बादशाह के पास यह संवाद भेजा कि पद्मिनी अपने पति से थोड़ी देर मिलकर तब आपके हरम में जाएगी। आज्ञा मिलते ही एक ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रखी गई और उसमें से एक लोहार ने निकलकर राजा की बेड़ियां काट दी। रतनसेन पहले से ही तैयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए। शाही सेना पीछे आते आते देखकर वृद्ध गोरा को कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा और बादल रतनसेन को लेकर चित्तौड़ पहुंच गया। चित्तौड़ आने पर पद्मिनी ने रतनसेन से कुंभलनेर के राजा देवपाल द्वारा दूती भेजने की बात कही, जिसे सुनते ही राजा रतनसेन ने कुंभलनेर को जा घेरा। लड़ाई में देवपाल और रतनसेन दोनों मारे गए। रतनसेन का शव चित्तौड़ लाया गया। उसकी दोनों रानियां नागमती और पद्मावती हंसते हंसते पति के शव के साथ चिता में बैठ गई। पीछे जब सेना सहित अलाउद्दीन चित्तौड़ में पहुंचा तब वहां राख के ढेर के सिवा कुछ न मिला। यहाँ पर ये पद्मावती की कहानी थी। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। प्रेम मार्गों सूफी कवियों की और कथाओं से इस कथा में यह विशेषता है कि इसमें बयोरों से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों, सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह जगह व्यंजना होती है, जैसा कि कवि ने सोम ग्रंथ की समाप्ति पर कहा है। ये पद्मावत की पंक्ति है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। जहाँ पर आप पंक्तियाँ नोट करते हैं ना, वहाँ पर इसको नोट कर लीजिए। चित्तूर मन राजा कीना, यह सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर, ये भी याद रखिएगा। जो पद्मावत है वे फारसी की मसनवी शैली पर है, पर श्रृंगार वीर आदि के वर्णन चली आती हुई भारतीय परंपरा के अनुसार ही है। इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेमार्ग का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक का भी विधान है। पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला है। अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना उसमें पाई जाती है। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्या था पद्मावत में, कहीं का वर्णन था क्या नहीं था, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से ये क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ पद देखे, यानी अभी पद्मावत के ये पद है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पद्मिनी के रूप के वर्णन में जायसी ने कहीं कहीं उस अनंत सौंदर्य की ओर जिसके विरह में यह सारी सृष्टि व्याकुल सी है, बड़े सुंदर संकेत दिए है। ये भी पद्मावत की पंक्ति है, ये भी, पर इम्पोर्टेंट, इसमें ऊपर वाली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
इसी प्रकार योगी रतन सेन के कठिन मार्ग के वर्णन में साधक के मार्ग के विघ्नों, काम, क्रोध आदि विकारों की व्यंजना की है। ये भी पद्मावत की पंक्ति है जो रचना मलिक मोहम्मद जायसी की। अब यहाँ पर हमारा मलिक मोहम्मद जायसी समाप्त होता है। मैंने आपको बताया था कि अब हम जैसे एक प्रकरण पढ़ रहे हैं तो एक साथ पूरा ना पढ़ के राइटर आपस में विभाजित करके उसको पढ़ेंगे। कल हमने कुतुबन और मंजन को पढ़ा, आज हमने जायसी पढ़ लिया है। कल को हम बाकी के अपने 4 बचे राइटर पढ़ लेंगे। अगर आपका कोई डाउट हो, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझको कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।